बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्ट्रा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आप नोट डाउन कर लें कि देयर आर 4 काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, और इनमें से दो जो हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो देखें, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिनमें से दो जो हैं वो न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं। तो इस वजह से हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अब फंडामेंटल फोर्सेस को हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहते हैं। और इसकी जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो ये थी, फोर्सेस सच डैट देयर एग्जिस्टेंस इज़ एक्सेप्टेड। ऐसी फोर्सेस बेटा जिनके एग्जिस्टेंस, जिनका वजूद माना जाता हो, हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन हमें ये पता है कि एग्जिस्ट करती हैं। लाइक आप जो है अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, आप अपने हाथ से कोई भी मार्कर या पेन जो है वो ड्रॉप करें तो वो डाउनवर्ड गिरेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वायर्स हैं, इनमें जो करंट आ रहा है वो क्या है? सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है कोई मैग्नेट है, उसके सराउंडिंग में जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक साइंटिस्ट था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने 4 इक्वेशंस दी, 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन। तो उसमें उसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर एक कॉइन है तो उसकी एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठे हैं। तो एक फोर्स बना दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म दोनों में क्या करती है जी, अप्लाई होती है। फिर इसी तरह आपके पास एक और फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि न्यूक्लियस में ना कुछ जो आपके पास न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कुछ में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं न्यूट्रॉन से, कुछ में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। तो होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में। इसी तरह फोर्थ फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर, जो हमारे पास एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, ये बात तो हमें पता चल गई कि जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। सही है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब जो न्यूट्रॉन है उन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन है उन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते? और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि जब वो रिपेल करें तो वो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर दें, उनकी जो रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, जो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेज है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो न्यूक्लियस स्टेबल ना रहे, न्यूक्लियस टूट जाए। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो न्यूक्लियर को बाइंड करके जोड़े रखती है? उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज होती है। अब ये सारी की सारी फोर्सेज ही हमने आज इस चैप्टर में पढ़नी है। सही है। अब जरा इन डायग्राम्स को देखें। जैसे ये डायग्राम जो है, ये आपका क्या है? सारा का सारा सोलर सिस्टम है। अब अल्लाह ताला ने जो हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, ये वेल सेटल्ड, वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, इसको बाइंड करके रखा हुआ है। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने जो है ना स्पेस टाइम कर्वेचर में मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर आप देखें ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बाइंड्स द एटम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सही है। इसी तरह आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉजिटिव आपके पास चार्ज था प्रोटॉन, वो न्यूट्रॉन में चेंज होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर चेंज हुआ न्यूट्रॉन में, यहाँ मैंने किसको चेंज किया था? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ था। ये था नेगेटिव बीटा डीके। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में। कोई ऐसा हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से। तो जब प्रोटॉन चेंज होगा न्यूट्रॉन में, तो एक पार्टिकल इमिट होगा, पॉजिट्रॉन, विच इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। प्लस बेटा एक पार्टिकल रिलीज होगा न्यूट्रिनो, जिसे हम न्यू से लिखते हैं।
और इसी का जो एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो उसे हम न्यू बार से लिखते हैं। सही है। तो जो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है ये किस वजह से हो रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसी तरह बेटा अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, अब देखें कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये मिलजुल के रहने की वजह ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करना चाहिए, बट ये इकट्ठे हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियस। तो इन चारों फोर्सेस को ही आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है। तो मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। एक एक लाइन आपके पेपर में एमसीक्यूज बन सकती है। अब देख रहे हैं मैंने सारी अंडरलाइन की हैं। एक टेबल है, इसको आपने अच्छे से ज़रा देखना है, समझना है। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द नेचर ऑफ द फोर्सेस दैट बाइंड्स द न्यूक्लियन टुगेदर। तो कहता है हमें उन फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए जिस वजह से न्यूक्लियस वजूद में है, जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के रह रहे हैं। बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट बिफोर दैट वी शुड नो द बेसिक फोर्सेस इन द नेचर। तो कहता है कि अब दो तरह की फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और ये दोनों फोर्सेस पार्ट हैं फंडामेंटल फोर्सेस का। तो कहता है पहले आपको ना बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। डिस्पाइट द अपेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी विद इन द यूनिवर्स, कहता है कि अगर हम देखें कि हमारा यूनिवर्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरह का कम्प्लेक्स सिस्टम है, और अल्लाह ताला ने इसको जो है बड़ा ही वेल डिफाइंड ऑर्डर और मैनर में अरेंज किया हुआ है। ऑल इंट्रैक्शन इन द यूनिवर्स आर गवर्न्ड बाय द फोर बेसिक फोर्स नॉन एज द फंडामेंटल फोर्सेस। कहता है पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जितनी भी इंट्रैक्शन हो रही हैं वो चार तरह की बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर से हो रही हैं, जिसे हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। अब आपको मज़े की बात बताऊं, अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, एक है। तो ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं ना, ये चारों की चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक सिंगल फोर्स जो अल्लाह ताला खुद है, जो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है अल्लाह ताला खुद। अल्लाह ताला वो फोर्स हैं जो इन चारों फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं। आप तो पार्टिकल्स को मज़ीद तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, फिर नए सवाल मिलते जाएंगे। कौन है जो आपको इसका इल्म या चीज़ों के बारे में बताता है? अल्लाह ताला। ठीक है। तो अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है जी, वो फोर्स है जिसने हम सबको कंट्रोल किया हुआ है, आसान लफ्ज़ों में। सही। दीज फोर्सेस कंट्रोल हाउ ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है जी। तो ये फोर्सेस हमें बताती हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे करते हैं, इंट्रैक्ट कैसे करते हैं, एंड बिहेव एट डिफरेंट स्केल्स, और डिफरेंट स्केल्स में लाइक माइक्रो टू मैक्रो, छोटे से बड़ा, टाइनी एटम टू मैसिव गैलेक्सीज। ठीक है। कि एटम से लेकर गैलेक्सीज तक ये फोर्सेस जो हैं किस तरह से चीज़ों को अमल में लाती हैं। द फोर फंडामेंटल फोर्सेस आर ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इजाफा करूँगा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो पाकिस्तानी फिजिस्ट थे जिन्होंने जो है वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को मिलाया और एक इलेक्ट्रो वीक फ़ोर्स बनाई। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लेकिन ये चार जो है जी हमारी नेचर में बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, इन्हें ही हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो मैंने ब्लू रेड वगैरह मार्क किया ना, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक देखें मैंने मार्क किया, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये पेपर में लॉन्ग भी आ सकता है, चारों फोर्सेस मिलकर। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। कहता है कि भाई जो चार हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर में है ना, उनमें से एक ग्रेविटी है। इट इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर। कहता है चारों फोर्सेस में से सबसे ज़्यादा वीक फोर्स जो है ना वो ग्रेविटी है, बट इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। बट ये लॉन्ग रेंज है। आप देखें कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, कितने एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ये लॉन्ग रेंज है बट वीक फोर्स है। ठीक है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स है ये। कैसे? मैंने अभी कहा था मार्कर ड्रॉप करें डाउनवर्ड गिरेगा, तो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। एंड अराइजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज़। ठीक है। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन आ रही है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। सही है। दो प्लैनेट्स हैं, एक का मैस m1 है, एक का m2 है, उनके प्रोडक्ट, उनके मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनका जो सेंटर से फासला है
ठीक है, उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं nm2, और साथ आ जाएगा kg-2। सही। तो ये है क्यों, ड्यू टू स्पेस टाइम कर्वेचर। ठीक है, अगर हम मॉडर्न रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें, when considered for massive objects such as sun or giant planet, gravitational force is considered to be significant as the mass of the object are large। मैंने कहा था जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा स्पेस टाइम कर्वेचर होगा, तो उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। हाउएवर ऑन एन एटॉमिक लेवल दिस फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी निग्लिजिबली वीक। कहता है लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें, एटम की बात करें, तो उस पर ये लगने वाली फोर्स बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पेपर में बेटा एमसीक्यूज आ जाते हैं। सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है या इनके जो इंट्रैक्शन हैं उनके बारे में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताती है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉलोज एन इनवर्स स्केयर लॉ बट इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी। कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी इनवर्स स्केयर लॉ को obey करती है। इनवर्स स्केयर लॉ क्या थी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। ठीक है, लेकिन कहता है कि ये स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी से। सही। अब देखें जो कुलम्स लॉ थी वो क्या थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, या डिस्टेंस बिटवीन देम आप कह दें। सही। तो के कुलम कांस्टेंट था 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 पर कुलम स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। इट गवर्न्स अ वास्ट रेंज ऑफ फेनोमिना फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट प्रोपिगेशन। ठीक है। तो कहता है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी बताती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे मिलकर रह रहे हैं एटम में, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, फिर इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरी ब्रांच पढ़ी, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्या है, करंट में चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। एंड लाइट प्रोपिगेशन, लाइट प्रोपिगेशन जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो परपेंडिकुलर होते हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर रहती है। तो मैंने आपको जिक्र किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का नाम आ गया। ये मैक्सवेल आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, ख्याल करना है, बट आप उसके नाम से याद कर सकते हैं मौजूदा दौर के मुताबिक। सही है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1861 फार्मूलेटेड अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल इक्वेशन बनाई मैक्सवेल ने, डैट यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिन्होंने पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांच थी। उन 4 इक्वेशंस ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज़ है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब वो जो 4 इक्वेशन है ना, वो आपकी बुक का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। एक है गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है गाउस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, एक है एम्पियर्स लॉ और एक है फ्राडे लॉ। तो ये 4 इक्वेशन है जिससे हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है। दीज इक्वेशन डिस्क्राइब्ड हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट एंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेट। इन 4 सेट ऑफ इक्वेशन से हमें पता है चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपिगेट करती हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से करती हैं। दीज इक्वेशन शोज दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट सेपरेट फोर्सेज। कहता है ये 4 इक्वेशंस बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग फोर्सेस नहीं है, बट आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो कहता है कि अगर हम मान लेना एक कॉइन है हमारे पास, तो एक कॉइन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसकी एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आउट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर फोर्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होल्ड्स मैटर टुगेदर। अभी मैंने आपको कहा था कि जो एटम बाइंड होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। बट देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन हाउ द न्यूक्लियाई इज हेल्ड टुगेदर। बट मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस इकट्ठा क्यों रहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है।
इफ़ वी ओनली कंसीडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी, कहता है अगर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इल्म ना हो, हम सिर्फ दो फोर्सेस माने, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन द न्यूक्लियस शुड फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो न्यूक्लियस तो जो है वो हवा में स्पेस टाइम में तैरना शुरू कर दे, सही है, प्रोटॉन बिखर जाएं। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इम्प्लाइज दैट अनदर फोर्स, कहता है न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए एक फोर्स और होनी चाहिए, और वो फोर्स कौन सी है, शुड एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस विच इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कहता है वो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है और इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दिस इज़ वेयर न्यूक्लियर फोर्स कम इन टू प्ले, तो कहता है ये वो पॉइंट है जब न्यूक्लियर जो फोर्सेज हैं वो एक्शन में आती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एटम टुगेदर, न्यूक्लियॉन्स जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो मिलजुल के रहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। दे ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, सो वी कॉल देम अ शॉर्ट रेंज फोर्स, स्ट्रॉन्ग है बट शॉर्ट रेंज है, सही है। जिस तरह से ग्रेविटी वीक है, अट्रैक्टिव है बट लॉन्ग रेंज है, तो इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग है बट ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट एज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑल द न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलाइक, ठीक है। थस प्रोटॉन अट्रैक्ट ईच अदर वी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कहता है प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू रिपेल करना चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। फोर्स एट द सेम टाइम दे रिपेल ईच अदर, अब कहता है रिपेल भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। आ न्यूट्रॉन बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, कैन अट्रैक्ट अदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन अट्रैक्ट भी करते हैं प्रोटॉन को, आपस में भी करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर जी फोर्थ फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके, जिसमें मैंने बीटा डिके की बात की थी, particularly the beta decay and interaction involving neutrino, लीजिए न्यूट्रिनो का जिक्र आ गया। Unlike the other fundamental forces, the weak force can change the identity of particle. Identity of particle शनाख्त चेंज करने का मतलब है, तो प्रोटॉन था तो न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन था तो प्रोटॉन बन गया, ठीक है। मेकिंग इट essential for the process like nuclear fusion in star and the decay of unstable atomic nuclei, सही है। तो फ्यूजन जो रिएक्शन हो रहे हैं सन पे हो रहे हैं जैसे, या किसी स्टार पे हो रहे हैं जिनमें लाइटर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं और एक मिडल साइज न्यूक्लियाई बना रहे हैं, या कोई जो आपके पास अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है, कैसे, देखें ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, सही। अब इसमें आपके पास प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना ये एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किस में बेटा, प्रोटॉन में, ठीक है। तो ये जब पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हुआ, अब पहले ये न्यूट्रॉन था, अब ये क्या बन गया, प्रोटॉन, तो मैस नंबर तो सेम रहा, मैस नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैस नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन भर गया, मैस नंबर सही रहा। लेकिन यहाँ पर चार्ज नंबर था जी, लेकिन एक प्रोटॉन आने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना तो चार्ज नंबर में एक का इंक्रीज़ हुआ, तो मैस नंबर जो है वो सेम रहता है बीटा डिके में, लेकिन जो चार्ज नंबर है उसमें +1 इंक्रीज़ होता है। ये किस में है, जो आपका नेगेटिव बीटा डिके है उसमें एक चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जी माइनस बीटा, बीटा माइनस से होते हैं, ठीक है। तो अब देखें सिंपल है कि न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ, प्लस एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार एक पार्टिकल रिलीज़ हुआ। इसी तरह अगर यहाँ पर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता, एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन रिलीज होता, प्लस न्यूट्रिनो न्यू एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से रिलीज होता, तो वो फिर बीटा पॉजिटिव डिके होता। अब लास्ट थिंग जो आपके लेक्चर की है वो है टेबल 12.1, ठीक है, जिसका यहाँ पर जिक्र भी किया है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द रेंज ऑफ द अबव 4 फोर्सेज आर गिवन इन द टेबल। अब इनको देखें, ये चारों फोर्सेज हैं, ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ बताई गई है ना वो कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप सपोज करें स्ट्रॉन्ग फोर्स 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो 10⁻⁻² है, ठीक है, यानी कि 1/100 टाइम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। या आप यूँ कह दें कि 100 गुना कम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻⁻13 है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। इसी तरह ग्रेविटी 10⁻⁻38 है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ज़्यादा वीक है।
लेकिन अगर रेंजेस की बात करें तो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्फिनिटी पर लगती हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज है 10⁻⁻18 मीटर से लेस, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻⁻15 मीटर से लेस पर लगती है। तो ये सारे पेपर में बेटा एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।